हेलो बच्चों, कैसे हो। आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल आर्या कोचिंग। जैसा कि आप जानते हैं, आप यहां पर पढ़ते हैं इंटरमीडिएट की मैथ और फिजिक्स की क्लासेस बहुत ही सरल और यूनिक तरीके से, बहुत ही अच्छी तरीके से यहां पर फील करके आप फिजिक्स को पढ़ते हैं और मैथ भी। ठीक है, तो आज हम आपके लिए बोर्ड एग्जाम में जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है, आज हम वो लेकर के आपके सामने आए हैं, जो कि है अपवाह वेग के आधार पर ओम के नियम का निगमन। ये बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो मैं कहना चाहूंगा कि आप इस क्लास को बिल्कुल भी स्किप ना करें, पूरा का पूरा क्लास देखें, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल क्लास होने वाली है, बहुत ही लाभदायक क्लास होने वाली है। तो आज का हम लोग ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज के टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हमें समझना होगा कि आखिर अपवाह वेग क्या होता है और ओम का नियम क्या होता है। ये दोनों बातें जब हमें क्लियर होंगी तभी हम अपवाह वेग के आधार पर ओम के नियम का निगमन कर पाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि अपवाह वेग क्या होता है। ठीक है, तो अपवाह वेग की अगर बात करें तो हम यहां पर अपवाह वेग लिख लेते हैं एक बार, और फिर उसके बाद में हम इसकी चर्चा करते हैं। ठीक है, तो अपवाह वेग का परिभाषा क्या है, आखिर अपवाह वेग होता क्या है, हम समझने का प्रयास करते हैं। जरा मान लिया कोई भी कंडक्टर है, जैसे इस तरह से कोई भी कंडक्टर है, और कंडक्टर में हमें पता है क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, और वो मुक्त इलेक्ट्रॉन गति करते रहते हैं, लेकिन वह गति अनियमित होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जहां से मुक्त होता है वहां पर धनायन शेष बच जाता है। मान लिया कोई इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु से मुक्त हुआ है तो वह परमाणु धनावेशित हो जाता है, अर्थात धनायनित हो जाता है। अब वह क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन मुक्त होकर के पूरे पदार्थ में भ्रमण करता है, कहीं इधर जाता है, जैसे इधर जाता है तो यहां पर कोई धनायन मिल जाता है, धनायन से टकरा करके इसकी दिशा बदल जाती है, फिर इधर आता है, इधर से धनायन मिल जाता है, यहां से टकरा करके फिर दिशा बदल जाती है, तो कंटिन्यूअसली इसकी दिशा बदलती रहती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होते हैं चालक के भीतर, वो गति तो करते हैं, लेकिन ये कोई नियमित गति नहीं करते हैं, ये अनियमित गति करते रहते हैं। और यही कारण है कि आवेश अर्थात इलेक्ट्रॉन गतिमान अवस्था में भी होते हैं, लेकिन ये विद्युत धारा का प्रवाह नहीं कर पाते हैं। क्योंकि विद्युत धारा का प्रवाह कब होगा, जब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में चलने लगते हैं तो विद्युत धारा बनाने लगते हैं। अगर वो अनियमित गति कर रहे हैं तो विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि ये आवेश या फिर ये इलेक्ट्रॉन कोई निश्चित दिशा में चलना स्टार्ट कैसे करेंगे, ये जो अभी स्पीड, जिस स्पीड से चल रहे हैं इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉनों के इस वेग को हम लोग कहते हैं ऊष्मीय वेग। लेकिन अगर इन्हें एक निश्चित डायरेक्शन प्रोवाइड कराना है, अभी ये कोई निश्चित दिशा में नहीं चल रहा है, यहां से गए यहां टकरा गए तो इनकी दिशा बदल गई, फिर दिशा बदल गई, हर बार इनकी इधर उधर दिशा बदलती रहती है और पूरे पदार्थ में इधर उधर गति करते रहते हैं। लेकिन अगर ये इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में गति करने लगे तो उस निश्चित दिशा वाली जो गति होगी उसी को या उसी वेग को हम लोग कहते हैं अनुगमन वेग या फिर अपवाह वेग। लेकिन ये गति कैसे करेंगे, कब करेंगे, जब हम इस चालक के सिरों के बीच में विभवांतर स्थापित करते हैं तब। चालक के सिरों को सेल से जोड़ दीजिए, बैटरी से जोड़ दीजिए, तो जैसे विभवांतर स्थापित होगा यहां पर वैद्युत क्षेत्र बनेगा, और वैद्युत क्षेत्र जो होगा, वैद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रॉनों पर एक बल आरोपित करता है, और उस बल के कारण इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में चलना शुरू करते हैं। जो इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा होगा वो भी इधर चलना शुरू कर देगा, जो इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा होगा वो भी इधर चलना शुरू कर देगा। तो हम कहते हैं कि जैसे ही चालक के सिरों पर विभवांतर स्थापित किया जाता है तो चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में नियत वेग से चलने लगते हैं, और इलेक्ट्रॉनों के इस नियत वेग को ही अपवाह वेग कहते हैं। बात समझ पा रहे हैं ना। अपवाह वेग क्या है, तो परिभाषा हम इस तरह से बोलेंगे, जब किसी चालक के सिरों पर विभवांतर स्थापित किया जाता है तो चालक के भीतर उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में एक नियत वेग से गति करने लगते हैं। इलेक्ट्रॉनों के इस नियत वेग को ही अपवाह वेग कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, अपवाह वेग कहते हैं। अब अपवाह वेग का अगर फार्मूला आपसे कोई पूछे तो अपवाह वेग का फार्मूला क्या होता है, तो याद रखिएगा अपवाह वेग का फार्मूला हम कैसे ड्राइव करते हैं। तो मान लिया जैसे वैद्युत क्षेत्र स्थापित होगा तो इलेक्ट्रॉनों पर कितना बल लगेगा, तो बल का फार्मूला हमें पता है, F बराबर Q इंटू E होता है, लेकिन Q यहां पर इलेक्ट्रॉन का आवेश है तो इलेक्ट्रॉन का आवेश E होगा, तो E इंटू कैपिटल E वैद्युत क्षेत्र होगा। F बराबर ma भी होता है, तो F बराबर ma लिख दीजिए जरा, F बराबर ma, F की जगह पर ma बराबर में E इंटू E। यहां पर M को अपान में अगर हम करें तो A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E अपान में A, सॉरी M
ठीक है, इस तरह से। और यहां पर हम क्या करेंगे, ए क्या है, त्वरण। तो त्वरण का फार्मूला होता है वेग परिवर्तन बटे समय, लेकिन यहां पर वेग कौन सा होगा, अपवाह वेग। अपवाह वेग का मतलब है vd और अपान में समय, यहां पर समय का मतलब है श्रांत काल। श्रांत काल का अर्थ समझते हैं, हमने बताया था जब इलेक्ट्रॉन इधर उधर गति कर रहे होते हैं ऊष्मीय वेग से, तो वो किन्हीं भी दो क्रमागत टक्करों के बीच में जो समय लगता है उसे हम श्रांत काल कहते हैं। मतलब अभी हमने बताया था कि इलेक्ट्रॉन बार बार धनायनों से टकराता रहता है, जो बार बार धनायनों से टकराता रहता है तो किन्हीं भी दो क्रमागत धनायनों से हुए टक्कर में जितना समय लग रहा होता है उसे हम श्रांत काल कहते हैं। तो यहां पर समय का मतलब क्या होगा, श्रांत काल, जिसे हम लोग व्यक्त करते हैं टाउ से। तो हम कह सकते हैं यहां पर अपवाह वेग को किससे व्यक्त करते हैं, vd से। तो याद रखना अपवाह वेग को हमने vd से लिखा है। हमें पता है कि यह है त्वरण, और त्वरण का फार्मूला होता है वेग परिवर्तन बटे समय। यहां पर वेग की बात हम करेंगे vd अर्थात अपवाह वेग, और यहां पर समय का काम कौन करेगा, श्रांत काल, जिसे हम लोग टाउ बोलेंगे। तो vd अपान टाउ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई अपान में m। यहां से vd का फॉर्मूला अगर निकालें तो vd इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, ई अपान में m इंटू में टाउ। ओके, तो ये बात क्लियर हो गई है कि हमारे पास फार्मूला vd का निकल आया है, लेकिन हम लोग एक फार्मूला पढ़ चुके हैं, E बराबर में v अपान l होता है। अगर चालक की लंबाई l होगी, जिस चालक के सिरों पर विभवांतर स्थापित किया गया है, उस चालक की लंबाई अगर l है और उसके सिरों पर v विभवांतर स्थापित किया गया है, तो वहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जिसे E कहते हैं, E का मान v अपान l होगा, हमें पता है। तो हम क्या लिखेंगे, vd इज इक्वल टू E इंटू ई की जगह पर v अपान l लिखेंगे, तो v अपान l लिखेंगे तो m पहले से है, v अपान ml हो जाएगा। सो ev इंटू ईवी अपान ml इंटू टाउ, ये हमारा अपवाह वेग का मेन सूत्र निकल के आएगा, और ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, अगर आपको अब अपवाह वेग का फार्मूला पता हो गया है तो अब हम आसानी से निकाल पाएंगे ओम के नियम का निगमन। लेकिन ओम के नियम का निगमन आपको करने से पहले आपको यह समझना है कि ओम का नियम आखिर है क्या, इसको भी समझ लेते हैं। अभी हम लोग समझ चुके हैं अपवाह वेग क्या है, और इसके बाद में ओम के नियम को भी समझ लेते हैं। ठीक है, तो ओम का नियम क्या कहता है, यदि किसी चालक, मान लिया कोई चालक है और इस चालक के सिरों पर विभवांतर स्थापित किया जाता है, तो हमें पता है कि जब भी किसी चालक के सिरों पर विभवांतर स्थापित किया जाता है तो उस चालक में वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। मान लिया V विभवांतर स्थापित किया गया है और उसमें बहने वाली धारा I है, तो ओम का नियम यह कहता है कि चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर V और उसमें बहने वाली धारा I का जो अनुपात है वह नियत रहता है या एक नियतांक होता है। क्या समझे आप, हमने क्या बताया है कि किसी चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर, जिसे V कहेंगे, तथा उसमें बहने वाली धारा अर्थात I का अनुपात नियत रहता है। अनुपात नियत का रहने का मतलब है अनुपात इनका बदलता नहीं है। हम एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। अगर हम बात करें V और I की, और यहां पर V अपान I इसका एक नियतांक, जिसे हम नियतांक मान रहे हैं, ये नियत रहने वाला है, V अपान I ये अनुपात है V और I का। ठीक है, मान लिया किसी क्षण चालक का वोल्टेज 100 वोल्ट था और 100 वोल्ट पर इसमें धारा जो प्रवाहित हो रही थी 10 एम्पियर की प्रवाहित हो रही थी। तो 100 और 10 का जो अनुपात होगा आप बता सकते हैं कितना होगा, तो 100 और 10 का अनुपात 10 होने वाला है। इसी प्रकार वोल्टेज को हमने जैसे ही 200 वोल्ट किया तो धारा हो गई 20 एम्पियर, और 20 एम्पियर धारा होगी तो इस समय अनुपात बताइएगा, 200 और 20 का अनुपात क्या होगा, तो फिर 10 होगा। इसी प्रकार अगर हम यहां पर 300 वोल्ट कर दें तो धारा 30 एम्पियर हो जाएगी। पुनः इनका अनुपात अगर हम निकालें तो अनुपात क्या होगा, 10 आया। तो इस बात से हमें एक बात तो क्लियर हो रही है कि वोल्टेज बढ़ता रहेगा, धारा बढ़ती रहेगी, लेकिन वोल्टेज और धारा का अनुपात जो होगा वो नियत रहेगा, अर्थात नहीं बदलेगा। ओम का नियम बस इसी बात को बताता है कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना किया जाए, भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन का अर्थ यह है कि चालक की लंबाई ना बढ़ाई जाए, चौड़ाई ना बढ़ाई जाए, ऊंचाई ना बढ़ाई जाए, अर्थात उसका ताप भी ना बढ़ाया जाए, उस पर दाब ना बढ़ाया जाए। अगर भौतिक परिवर्तन किसी भी प्रकार का चालक में नहीं होता है तो चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर V और उसमें बहने वाली धारा I
का अनुपात जो है वह नियत रहता है, अर्थात एक नियतांक होता है। और जो हमने एग्जाम्पल से आपको समझाया भी है कि चालक में वोल्टेज बढ़ेगा, धारा बढ़ेगी, लेकिन अनुपात नहीं बढ़ेगा, अनुपात नियत रहेगा। बात क्लियर है ना? ये ओम का नियम है। तो अगर आपसे कोई ओम के नियम के बारे में पूछता है तो ओम का नियम क्या है? V और I का अनुपात नियतांक रहता है या नियत रहता है, और इस नियतांक को हम चालक का प्रतिरोध कहते हैं, जिसे R से व्यक्त करते हैं। बात क्लियर है ना? तो ओम का नियम है V अपान I बराबर नियतांक। इसी का डेरिवेशन हमें करना है, अपवाह वेग के आधार पर ओम के नियम का निगमन करना है। अब हम आगे की बात करते हैं। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो जल्दी से लीजिए, और ये पीडीएफ में आपको पूरा का पूरा बताया ही गया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलो अब हम लोग करते हैं ओम के नियम के आधार पर या अपवाह वेग के आधार पर ओम के नियम का निगमन, जो हमारा मेन टॉपिक है आज की क्लास का। ओके, तो ये हमने मेन टॉपिक पहले ही लिख रखा है, अपवाह वेग के आधार पर ओम के नियम का निगमन। जल्दी से हम लोग इसके बारे में देख लेते हैं, अपवाह वेग के आधार पर ओम के नियम का निगमन कैसे करते हैं। ठीक है, तो हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, लिखेंगे यहां पर, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं? वैद्युत धारा और अपवाह वेग के बीच में संबंध होता है I बराबर NEAVD। क्या होता है? I बराबर NEAVD। ये समीकरण 1 हमें पता है, और अपवाह वेग का फार्मूला भी पता है, VD इज इक्वल टू EV अपान ML। अभी हम लोगों ने निकाला था, EV अपान ML इंटू में टाउ, ये भी हमें पता है, समीकरण 2। तो अब हम समीकरण 1 और 2 को हल करें अगर, तो हम ये कर सकते हैं कि I बराबर NEA है, VD की जगह पर ये VD का मान यहां पर रख दें। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, ओके, समीकरण 1 व 2 से क्या होगा? I बराबर NEAVD, VD का मान क्या रखेंगे? EV अपान ML इंटू में टाउ। क्लियर है? EV अपान ML इंटू में टाउ। तो I बराबर बन जाएगा NE स्क्वायर स्क्वायर AV टाउ, ऊपर सब हो गया, अपान में ML, और यहां पर V को अपान में कर दीजिए, तो I अपान में V आएगा बराबर में NE स्क्वायर A टाउ, अपान में बचेगा ML। इसको जरा पलट लीजिए, तो पलटेंगे तो इक्वेशन बनेगा V अपान I इक्वल में ML ऊपर हो जाएगा और NE स्क्वायर A टाउ, ये बात निकल के आई। यहां पर अब आप देखिएगा ML, M क्या है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो नियत होता है, इसका मान 9.1 गुणा 10⁻³ किलोग्राम होता है। L क्या है? चालक की लंबाई। अभी हमने बताया है ओम का नियम तभी लागू होगा जब चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होगा, अर्थात अगर भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है तो इसका मतलब उसकी लंबाई नहीं बदली होगी। तो यह भी नियत है, M भी नियत है, यह बदलता नहीं है कभी। N चालक के एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अगर कोई भौतिक परिवर्तन नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी बदलने वाली नहीं है। E इलेक्ट्रॉन का आवेश है, जो इसका मान नियत होता है, अर्थात यह भी नियतांक है। इसका मान कितना होता है? 1.6 गुणा 10⁻31, सॉरी 1.6 गुणा 10⁻19 कूलाम, आपको पता ही होगा। ए क्या है? परिच्छेद क्षेत्रफल, तार का परिच्छेद क्षेत्रफल हम कह सकते हैं, तार की मोटाई, और हमें पता है कि तार की मोटाई भी नहीं बदलेगी, परिच्छेद क्षेत्रफल भी नहीं बदलेगा यदि चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। टाउ क्या है? श्रांत काल, अगर भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, अर्थात ताप नहीं बढ़ाते हैं, तो श्रांत काल में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, अर्थात यह भी नियत रहेगा। तो हमारे एक बात समझ में आ रही है, यदि चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो ML अपान NE स्क्वायर A टाउ ये पूरा का पूरा नियत रहने वाला है, अर्थात ये एक नियतांक होगा। यही हम लोग लिखते हैं, यदि चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना हो तो ML अपान NE स्क्वायर A टाउ एक नियतांक होगा, क्योंकि इसका मान नियत रहेगा, नियतांक होगा। अतः हम लिख सकते हैं V अपान I बराबर, ये क्या है? एक नियतांक। ओके,
यही ओम का नियम था और हम कह सकते हैं कि हमने कर दिया है ओम के नियम का निगमन। अपवाह वेग के आधार पर ओम के नियम का निगमन हो गया है। V/I बराबर एक नियतांक आ गया है और यही ओम का नियम है। हमें पता है इसी नियतांक को हम चालक का प्रतिरोध कहते हैं, तो अर्थात यही है हमारा प्रतिरोध R। और अगर हम R का फार्मूला पूछे प्राचाल के पदों में तो R का फार्मूला ये हो जाएगा, हम कह सकते हैं R का फार्मूला यहां से एक मिलेगा हमें ml/ne² A टाउ। ये प्राचाल के पदों में प्रतिरोध का फार्मूला होता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में भी आ गया होगा बहुत ही अच्छी तरीके से। अगर समझ में आया है बहुत ही अच्छी बात है, वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर अभी तक नहीं किया है, और अगर कर दिया है तो बहुत ही अच्छी बात है। और वीडियो को तुरंत शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, जो आपके पढ़ने वाले दोस्त हैं उनके पास भी शेयर करिए, उन्हें भी बताइए और वो भी यहां पर आए और अच्छे से यहां पर फिजिक्स पढ़ सके। ठीक है, हमारे साथ अपने साथ सभी जब पढ़ेंगे, धीरे धीरे अपने आर्या कोचिंग के परिवार को धीरे धीरे बड़ा करना है, तो ये आपकी भी जिम्मेदारी है, हमारी भी जिम्मेदारी है। तो आप अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करें, हम अपनी जिम्मेदारी निभाते रहेंगे। ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए और हम लोग आगे के कुछ टॉपिक्स लेंगे अगली क्लास में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो होंगे उन सारे टॉपिक्स के बारे में धीरे धीरे हम लोग जानते रहेंगे। तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय और पढ़ाई करते रहिए।